हेलो डे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज से हम लोग अपना बायो में डीएनए या न्यूक्लिक एसिड की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे हम लोग डीएनए को एंटायरली कवर करेंगे। ठीक है, डीएनए से जितने इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हो सकते हैं डीएनए पे बेस्ड, वो सारे डिस्कशंस हम अपने इस सीरीज में करेंगे, जिससे जो डीएनए पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस नीट के अंदर आते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके इस सीरीज को देखने से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डीएनए जो होता है वो एक तरीके का न्यूक्लिक एसिड है। तो ये न्यूक्लिक एसिड क्या है, इसका डिस्कवरी कैसे हुआ, क्या हुआ, वो पूरा हम लोग पहले एक सीक्वेंस में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो इस सीक्वेंस में सबसे पहले मैं एक साइंटिस्ट का नाम आपके सामने लिखूंगा, दैट इज फ्रेडरिक मिशर। ठीक है, फ्रेडरिक मिशर। इनके बारे में सबसे पहले बता दूं कि ये एक मेडिकल स्टूडेंट थे जब, ठीक है, जब ये एक मेडिकल स्टूडेंट थे, मेडिसिन पढ़ रहे थे बेसिकली ये, और उस समय पे इन्होंने पस सेल्स को स्टडी किया। पस सेल्स मतलब बेसिकली WBC सेल्स होते हैं, पस सेल्स, तो उसको स्टडी कर रहे थे और उन सेल्स से उनके जो कंपोनेंट्स हैं वो आइसोलेट कर रहे थे। ठीक है, कंपोनेंट आइसोलेट करने के लिए उस समय सेंट्रीफ्यूगेशन जैसी जो टेक्निक आज हम यूज करते हैं, ठीक है, वो उतनी ज्यादा डेवलप थी नहीं। तो कैसे कैसे करके तो ये सेल्स के कंपोनेंट को जो थे वो अलग कर रहे थे। ठीक है, और बेसिकली ये काम कर रहे थे पस सेल्स या WBCs पे। तो इन्होंने उस पस सेल से या WBC से उसका न्यूक्लियस आइसोलेट कर लिया। ठीक है, उस पस सेल से उसका न्यूक्लियस आइसोलेट किया, और न्यूक्लियस आइसोलेट करने के बाद उस न्यूक्लियस के अंदर क्या फिलअप है, ठीक है, उस न्यूक्लियस के अंदर क्या मटेरियल फिलअप है उसको देखा। तो जब उसको देखा तो एग्जैक्ट केमिकल नेचर उस मटेरियल का क्या है, एग्जैक्टली वो केमिकल क्या है, उतना ये नहीं समझ पाए थे। ठीक है, बट इनको ये पता चल गया कि उस सेल के न्यूक्लियस के अंदर कोई तो एक मटेरियल भरा है। ठीक है, और इन्होंने उस मटेरियल को नाम दे दिया न्यूक्लिन, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर भरा है तो नाम दे दिया न्यूक्लिन। ठीक, तो फ्रेडरिक मिशर ने क्या किया था, ही आइसोलेटेड a chemical from the nucleus of pus cells। ठीक है, पस सेल्स के न्यूक्लियस से इन्होंने एक केमिकल को डिस्कवर किया। पस सेल्स बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं WBC, एंड कॉल्ड इट एज न्यूक्लिन। उस केमिकल को इन्होंने क्या नाम दिया, तो उस केमिकल को इन्होंने नाम दिया एज न्यूक्लिन। ठीक, तो इन्होंने अपनी ये जो डिस्कवरी थी न्यूक्लिन सब्सटेंस की, ये लगभग 1869 में करी थी। ठीक है, और ये मटेरियल उन्होंने तब डिस्कवर किया था जब ये मेडिसिन पढ़ रहे थे, एक मेडिकल स्टूडेंट थे। ठीक है, बाद में मेडिसिन पढ़ते पढ़ते ही इनको टाइफॉइड इलनेस हुई। ठीक है, टाइफॉइड फीवर आया, जिस वजह से ये इनकी जो सुनने की क्षमता थी वो काफी कम हो गई थी। ठीक है, तो काइंड ऑफ डेफ हो गए थे ये उस समय पे। ठीक है, और डेफ होने के बाद इन्होंने ये सोचा कि अगर मैं डेफ हूं तो किस तरह से मतलब लोगों का इलाज करूंगा, उनको सुनूंगा कैसे।
ठीक। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, फिर जो मेडिसिन था उसे छोड़ दिया, उसे प्रैक्टिस करना छोड़ दिया। हालांकि इनको एमडी की डिग्री मिल गई थी, ठीक है, बट स्टिल उन्होंने मेडिसिन प्रैक्टिस करना फिर छोड़ दिया और केमिस्ट्री के फील्ड में आगे निकल गए कि मैं केमिस्ट्री के फील्ड में रिसर्च करूंगा और चीजों को समझूंगा, ठीक है। तो फ्रेडरिक मिशर नाम के जो बोलेंगे साइंटिस्ट हुए, उन्होंने पहली बार न्यूक्लियस के अंदर से एक केमिकल आइसोलेट किया जिसे न्यूक्लिन बोला, ठीक है। कौन से सेल्स के न्यूक्लियस से किया था, तो पस सेल्स, जिसे हम WBC बोल सकते हैं। अब लेटर ऑन क्या हुआ, इसी न्यूक्लिन पे और साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो लेटर रिसर्चेस जब इसमें हुए, दूसरे साइंटिस्ट लोग ने जब इसमें रिसर्च किया, तो लेटर रिसर्चेस फ्रॉम अदर साइंटिस्ट, नॉट फ्रॉम मिशर्स, फ्रॉम अदर साइंटिस्ट, तब ऐसा पाया गया कि ये जो मटेरियल था न्यूक्लिन, ठीक है, ये जो मटेरियल था जिसको न्यूक्लिन बोला जा रहा है, इस मटेरियल का जो केमिकल नेचर था वो एसिडिक था, ठीक है। तो लेटर रिसर्चर्स फ्रॉम अदर साइंटिस्ट found that the chemical nature ठीक है, found that the chemical nature of nuclein was acidic, ठीक है। तो न्यूक्लिन जो सब्सटेंस मिशर ने न्यूक्लियस के अंदर से निकाला था, उसका केमिकल नेचर लेटर स्टडीज में पता चला कि एसिडिक है, और इस तरीके से इस न्यूक्लिन को बाद में टर्म दे दिया गया न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। सो हेंस later on nuclein was termed as nucleic acid, ठीक है। लेटर ऑन इस न्यूक्लिन को टर्म दे दिया गया न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड टर्म क्यों दिया गया, क्योंकि एक तो न्यूक्लियस से निकाला गया और एसिडिक नेचर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि मिशर की जो एक डिस्कवरी थी वो कैसे न्यूक्लिक एसिड तक पहुंची, ठीक। अब अगर मैं यहां पे आप लोगों को बताना चाहूं, अवेयर कर दूं पहले से ही, कि एक्चुअली में जो ये न्यूक्लिन था या ये जो न्यूक्लिक एसिड जिसको बाद में नाम दिया गया, एक्चुअली वो क्या था, पहला जो डिस्कवर हुआ, दैट वाज डीएनए, ठीक है। तो एक्चुअली द न्यूक्लिन आइसोलेटेड बाय Misher was DNA, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कैसे एक साइंटिस्ट मिशर ने एक केमिकल आइसोलेट किया न्यूक्लियस के अंदर से, जिसे न्यूक्लिन बोला। बाद में साइंटिस्ट लोगों ने अपार्ट फ्रॉम मिशर रिसर्च किया न्यूक्लिन पे, तो उनको पता चला ये जो केमिकल है ये एसिडिक नेचर का है, और इसीलिए इसको न्यूक्लिन ना बोल करके न्यूक्लिक एसिड बोलना ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, ठीक है। और अगर हम अभी से जानना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लिन नाम का सब्सटेंस मिशर ने आइसोलेट किया था, एक्चुअली वो डीएनए था, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड था, ठीक है। चलिए, तो इसी सीक्वेंस में थोड़ा सा और आगे बढ़ें और एक और इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम हम यहां पे डिस्कस करें।
तो वो साइंटिस्ट का नाम है P.A. लेविन। ठीक है, P.A. लेविन। तो P.A. लेविन ने क्या किया है, देखिएगा। तो P.A. लेविन ने क्या किया है, P.A. लेविन ने इसी न्यूक्लिक एसिड पे स्टडी को कैरी ऑन किया। ठीक है, उन्हें इस न्यूक्लिक एसिड पे काफी इंटरेस्ट आया, तो इसी न्यूक्लिक एसिड के स्टडी को कैरी ऑन किया। ठीक है, तो ही स्टडीड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, उसकी केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए कि केमिकली ये क्या चीज है। ठीक है, तो ही स्टडी न्यूक्लिक एसिड्स केमिस्ट्री। और अब जिस समय पे ये P.A. लेविन नाम के साइंटिस्ट थे, उस समय तक जो न्यूक्लिक एसिड, जो अपना केमिकल टेक्निक्स थे, वो थोड़े डेवलप हो चुके थे। ठीक है, बहुत सारे प्रोसीजर्स, बहुत सारे टूल्स आ चुके थे। ठीक है, तो अब इन्होंने उन टूल्स को, उन प्रोसीजर्स को, उन प्रोटोकॉल्स को न्यूक्लिक एसिड की केमिस्ट्री समझने के लिए अप्लाई किया। ठीक है, और जब इन्होंने इस केमिकल को पढ़ा तो इनको पता चला ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये कोई सिंपल केमिकल कंपाउंड नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड है। ठीक है, तो इन्होंने क्या पाया कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड है। ठीक है, तो ही फाउंड दैट द न्यूक्लिक एसिड is a complex chemical compound। ये एक कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड है। अब कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड बोलने का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड बोलने का मतलब है कि ये केमिकल कंपाउंड किसी एक तरीके के मॉलिक्यूल से नहीं बना है, ये केमिकल कंपाउंड वेरिएबल मॉलिक्यूल्स मिल करके बनता है। ठीक है, और उन्होंने क्या पाया कि इस न्यूक्लिक एसिड के अंदर एक सब यूनिट है मॉलिक्यूल्स की, और वो सब यूनिट बार बार रिपीट होती है। ठीक, तो इन्होंने क्या बताया कि जो न्यूक्लिक एसिड है इट इज मेड अप ऑफ ए सब यूनिट। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ ए सब यूनिट विच रिपीट्स इटसेल्फ मेनी अ टाइम्स। बहुत बार अपने आप को वो न्यूक्लिक एसिड के अंदर रिपीट करती है, और उस सब यूनिट को इन्होंने टर्म किया एज न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इन्होंने क्या टर्म किया उसको? एज ए न्यूक्लियोटाइड। ठीक, तो ही फाउंड दैट द न्यूक्लिक एसिड is made up of subunit called, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक, अब जब इन्होंने दुनिया को बताया कि जो न्यूक्लिक एसिड है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है वो एक सिंपल कंपाउंड नहीं है, वो एक कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड है, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और उनको ये सिंप्लीफाई करके एक सब यूनिट में बता सकते हैं, और उस सब यूनिट का नाम इन्होंने दे दिया न्यूक्लियोटाइड। तो अब लोग इससे पूछ रहे हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड होता क्या है, व्हाट इज एग्जैक्टली अ न्यूक्लियोटाइड? तो उन्होंने वो भी बताया कि एक न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल जो है, जो एक न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल है, ये 3 डिफरेंट टाइप के केमिकल से मिलकर के बनता है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि वन न्यूक्लियोटाइड सब यूनिट सब यूनिट
is made up of three different types of केमिकल्स, तीन अलग अलग तरह के केमिकल्स मिल करके एक न्यूक्लियोटाइड सब यूनिट को बनाते हैं। अब वो तीन अलग अलग सब यूनिट क्या है ये भी पूछने लगे लोग उनसे, तो अब इन्होंने वो तीन अलग अलग केमिकल को भी बताया। तो तीन अलग अलग केमिकल जिससे मिलके अपना एक न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल बनता है वो है सबसे पहला अ फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, वो है सबसे पहले अ फॉस्फेट ग्रुप, एक फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, दूसरा केमिकल जिससे मिलके अपना वन न्यूक्लियोटाइड बनता है वो है अ 5 कार्बन शुगर, अ 5 कार्बन शुगर, एक 5 कार्बन की शुगर। और आपको पता है जो 5 कार्बन की शुगर होती है उसको यूजुअली हम लोग पेंटोज बोलते हैं, पेंटोज शुगर से बनता है। ठीक है, तो पेंटोज। देन अ नाइट्रोजनस बेस, अ नाइट्रोजनस बेस। तो अभी इन्होंने इतना बताया, इसको एलोबरेट हम लोग करेंगे लेटर ऑन, जब हम डीएनए की केमिस्ट्री पढ़ेंगे पूरी अच्छे से तब हम वहां पे उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इन्होंने इतना बता दिया कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो एक सिंपल कंपाउंड नहीं है, वो एक कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जो कि न्यूक्लियोटाइड नाम के सब यूनिट के रिपीटिशन से बनता है। ठीक है, और एक न्यूक्लियोटाइड भी अगर हम सोचे सिंपल है तो नहीं, एक न्यूक्लियोटाइड भी अपने आप में कॉम्प्लेक्स है, और इस एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 डिफरेंट टाइप के केमिकल आइडेंटिटीज हैं। कौन कौन से? एक फॉस्फेट ग्रुप, एक 5 कार्बन शुगर दैट इज पेंटोज शुगर, एंड एक नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, एंड एक नाइट्रोजनस बेस। तो इस तरीके से इन्होंने यहां पे एक जो मिशर ने एक स्टडी करने की शुरुआत करी थी उसको पीए लेविन ने थोड़ा और आगे ले जाके और ज्यादा नजदीक से समझने की कोशिश करी और दुनिया को भी समझाया। ठीक है, इसके बाद थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जो आते हैं वो है वॉकिंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन, ये साइंटिस्ट का पेयर। ठीक है, वॉकिंस एंड फ्रैंकलिन, इनको यूजुअली इस कपल को बोला जाता है। ठीक है, तो वॉकिंस एंड फ्रैंकलिन ये एक तरीके से बोल सकते हैं केमिकल वर्ल्ड में दे आर द वन ऑफ मोस्ट रिनोन्ड साइंटिस्ट। ठीक है, केमिकल वर्ल्ड में अगर आप बात करेंगे और एक ऐसे एंथुजियास्ट से बात करें जिसको बहुत ज्यादा केमिस्ट्री में, बहुत ज्यादा बायोकेमिस्ट्री में फिलहाल अगर मैं बोलूं तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, और अगर उनको वॉकिंस एंड फ्रैंकलिन के बारे में नहीं पता तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये रिवॉल्यूशन लेके आए थे कहां पे? इन बायोकेमिस्ट्री, स्पेसिफिकली अगर मैं केमिस्ट्री में बायोकेमिस्ट्री की बात करूं तो दे वर रेवोल्यूशन। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे नए नए टेक्निक्स, नए नए टूल्स, ये सारे डिजाइन किए हैं। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक केमिकल टेक्निक जिसका नाम होता है एक्सरे डिफ्रैक्शन। ठीक है, एक्सरे डिफ्रैक्शन से आप जब केमिस्ट्री के अंदर सॉलिड स्टेट नाम का चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक की एक ब्रीफिंग आपको दी जाती है। ठीक है, बहुत एलॉबरेट करके तो नहीं बताया जाएगा, क्योंकि एलॉबरेट करके जब आप
टेकअप करेंगे केमिस्ट्री एज योर मेन सब्जेक्ट, तब आप वहां पे ये टूल्स, ये टेक्निक्स, ये सब जानते हैं, ठीक है। बट एक ब्रीफिंग आपको सॉलिड स्टेट चैप्टर में मिल जाएगी, ठीक है, दैट इज एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक के इस्तेमाल से इन्होंने, या एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक को इस्तेमाल करके इन्होंने न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, इन्होंने न्यूक्लिक एसिड स्पेशली डीएनए, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड स्पेशली डीएनए को पढ़ा, डीएनए की इंटेंसिव स्टडी करी, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, दे स्टडीड एक्सरे डिफ्रैक्शंस, ठीक है, दे स्टडीड एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड अप्लाइड इट टू डीएनए, ठीक है, डीएनए पे अप्लाई किया और बहुत सारा डेटा जो है वो कलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इन्होंने प्रोड्यूस किया क्या, प्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा फॉर डीएनए। तो डीएनए पे एक्सरे डिफ्रैक्शन करके बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया कि इस पे एक्सरे डिफ्रैक्शन करते हैं तो ऐसा होता है, इस एंगल पे करते हैं तो ऐसा होता है। तो बहुत सारे डिटेल एनालिसिस करके एक्सरे डिफ्रैक्शन का कंप्लीट डेटा जो है वो यहां पे रख दिया, ठीक। अब एक लास्ट साइंटिस्ट पेयर का मैं यहां पे नाम लूंगा, वो है, आप उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, वॉटसन एंड क्रिक, ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक, ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक। अब ये दो साइंटिस्ट जो थे, वॉटसन एंड क्रिक, इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया कि वॉकिंस और फ्रैंकलिन, इन्होंने जो डेटा प्रोड्यूस किया था डीएनए के लिए एक्सरे डिफ्रैक्शन करने के बाद, उन सभी डेटा को कलेक्ट करके, ठीक है, कलेक्ट करके कंपेयर किया, ठीक, कलेक्ट करके कंपेयर किया और एक मॉडल बनाया कि डीएनए इस तरीके का हो सकता है, ठीक है। तो वॉकिंस एंड फ्रैंकलिन के एक्सरे डिफ्रैक्शन के जो डेटा थे, उन्हीं डेटा के बेसिस पे वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का एक मॉडल प्रोड्यूस कर दिया कि डीएनए ऐसा हो सकता है, ठीक। तो वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया, दे कलेक्टेड compared and analyze the X-ray diffraction data of DNA given by Watkins and Franklin to produce a structural and chemical मॉडल ऑफ डीएनए। तो ये दो साइंटिस्ट ने वॉकिंस एंड फ्रैंकलिन की जो स्टडीज थी और स्टडी पे बेस्ड जो डेटा थे, उन डेटा को इन्होंने पढ़ा, उसको बाकी जो केमिकल्स रहते हैं उनके डेटा के साथ कंपेयर किया,
ठीक है, कंपेयर करने के बाद एनालाइज किया, दोनों ने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए डीएनए के लिए, और जो सबसे सूटेबल स्ट्रक्चर उनको लगा वो इन्होंने वर्ल्ड को प्रोड्यूस कर दिया। ठीक, तो इन्होंने इसके बाद वर्ल्ड को डीएनए का सबसे ज्यादा माने जाने वाला स्ट्रक्चर दिखा दिया। ठीक है, दैट इज द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। जैसा डीएनए नाम लेते ही जो डीएनए की इमेज आपके मन में बनती है, वो इमेज आपके मन में बनवाने का जो क्रेडिट है वो पूरा वॉटसन एंड क्रिक को जाता है, क्योंकि इन्होंने ही वो मॉडल प्रोड्यूस करके वर्ल्ड को दिया है। ठीक है, तो जो वर्ल्ड फेमस मॉडल है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का, वो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया है। ठीक, लेकिन ये वो मॉडल तब तक नहीं दे पाते जब तक कि वॉकिंस एंड फ्रैंकलिन एक्सरे डिफ्रैक्शन करके, डीएनए पे एक्सरे डिफ्रैक्शन करके वो डेटा प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि दे हैव गिवन डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। तो डीएनए के स्ट्रक्चर का एक डबल हेलिकल मॉडल दिया है। उस मॉडल को हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ यहां पे मेरा यह कहना था कि आपको डीएनए न्यूक्लिक एसिड जो है उसकी डिस्कवरी, यानी हमें जो डीएनए पता है वो ये है डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। वो डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए कैसे हम तक पहुंचा है वो आपको समझाना मेरा मेन एम था इस डिस्कशन में। तो उस जो डीएनए हम आज जानते हैं उसे दुनिया में पहली बार इंट्रोड्यूस करने का जो क्रेडिट है वो फ्रेडरिक मिशर को जाता है। इन्होंने उस केमिकल की आइसोलेशन पस सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर से करी थी और नाम दे दिया था न्यूक्लिन। ठीक है, लेटर ऑन जब और रिसर्चर्स जो थे उन्होंने इस न्यूक्लिन के केमिकल नेचर को समझने की कोशिश करी तो पाया कि ये जो न्यूक्लिन है ये एसिडिक नेचर का है, इसलिए इसे न्यूक्लिन बोलना बहुत बड़ी एक मिसनॉमर बन जाएगा, क्योंकि न्यूक्लिन लास्ट में यूजुअली जिसमें आईएन आता है वो प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा ये नाम बन के रह जाएगा जिसको पढ़ते बहुत कंफ्यूजन आएगा, इसलिए न्यूक्लिन को बाद में न्यूक्लिक एसिड कर दिया। ठीक है, और आपको मैंने पहले ही बता दिया कि एक्चुअली में जो इसने डिस्कवर किया था वो डीएनए था। ठीक, अब आगे हम बढ़े और इसी न्यूक्लिक एसिड पे जो मिशर के थ्रू डिस्कवर किया या आइसोलेट किया गया था उसी पे काम करना स्टार्ट किया पी.ए. लेविन नाम के एक केमिस्ट ने। ठीक है, उन्होंने इस न्यूक्लिक एसिड की केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया और यह पाया कि जो न्यूक्लिक एसिड है जिसे हम इतने आसानी से जिस टर्म को ले लेते हैं, एक्चुअली में ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड है। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड बनता है एक सब यूनिट से जिसको इन्होंने बोला न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और ये न्यूक्लियोटाइड इटसेल्फ सिंपल नहीं है। इस एक न्यूक्लियोटाइड सब यूनिट के अंदर 3 डिफरेंट केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है फॉस्फेट ग्रुप, एक होता है 5 कार्बन शुगर और एक होता है नाइट्रोजनस बेस। देन ये न्यूक्लिक एसिड एक बहुत ही हैपनिंग मॉलिक्यूल बना हुआ था। ठीक है, अपने साइंटिफिक वर्ल्ड में रिसर्च करने के लिए, तो उसी को आगे बढ़ाया एक वेल नोन साइंटिस्ट पेयर ने, वॉकिंस एंड फ्रैंकलिन ने। इन्होंने उसी न्यूक्लिक एसिड की डीएनए की बोलेंगे तो एक्सरे डिफ्रैक्शन करी और एक्सरे डिफ्रैक्शन करके बहुत सारा डेटा जो है वो अवेलेबल करा दिया। उस अवेलेबल डेटा को कंपेयर, एनालाइज और स्टडी किया वॉटसन एंड क्रिक ने, और एक डीएनए को समझाने के लिए एक मॉडल बना के रख दिया हमारे सामने जो है डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक है, और इसी डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए को हम अबाइड करते हैं, डीएनए को हम इसी तरीके से जानते हैं और ऐसे ही समझते हैं। क्लियर? अब चलते हैं, बात करते हैं डीएनए की एज ए जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अब हम बात करेंगे डीएनए की एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो सबसे पहले तो हम
डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल समझने से पहले यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। तो अब हम ये समझें कि व्हाट इज ए जेनेटिक मटेरियल। अगर मैं बहुत सिंपल बोल दूं, ठीक है, बहुत सिंपल भाषा में अगर मैं आपसे बोल दूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो जेनेटिक मटेरियल एक ऐसा केमिकल है, पहले तो ये समझ लीजिए कि ये कोई ऐसा इधर उधर का पड़ा हुआ कोई मटेरियल नहीं है, ये केमिकल है, ठीक है। तो ये एक ऐसा केमिकल है जो केमिकल किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप अगर देखते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म कैसा दिखता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब आप पढ़ते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म किस तरह से अपने अंदर अलग अलग काम कर पा रहा है, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म कैसे अपनी लाइफ को प्रोसीड कर रहा है, ये सारी की सारी चीजें गवर्न होती हैं एक केमिकल से, और उस केमिकल को बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। ठीक, हम अपनी बात करें तो हम कैसे दिखते हैं, हम कैसे बोलते हैं, हम कैसे सोचते हैं, हमारे बालों का कलर क्या है, हमारी हाइट कितनी है, ठीक है, हम खाने को कैसे डाइजेस्ट करते हैं, हम वेस्ट को कैसे एक्सक्रीट करते हैं, हम किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, ये सारी की सारी चीजें गवर्न करने वाला जो मटेरियल है वो है, जो केमिकल है हमारे पास, वो है जेनेटिक मटेरियल। ठीक, एक ऑर्गेनिज्म अपने जेनेटिक मटेरियल को अपने ऑफस्प्रिंग में पास कर देता है, और इसी वजह से वो ऑफस्प्रिंग बहुत ज्यादा सिमिलर होता है अपने पेरेंट्स से। ठीक, तो जेनेटिक मटेरियल क्या है? जेनेटिक मटेरियल एक ऐसा केमिकल है जो बहुत एक्सप्रेसिव है, जो एक्सप्रेसिव है और एक्सप्रेस करता है और हमारे बॉडी के सारे कैरेक्टर्स को गवर्न करता है। यही जेनेटिक मटेरियल एक प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स लेकर के उसके फ्यूचर जनरेशन में भी देता है। ठीक, तो व्हाट इज ए जेनेटिक मटेरियल? अगर मैं बहुत ही सिंपली बात करूं तो वी कैन से इट इज ए केमिकल, इट इज ए केमिकल, इट इज ए केमिकल which is responsible for all the characters, present in an organism ठीक है, and this chemical also transfer the similar character to the offspring। तो ऑफस्प्रिंग में भी सिमिलर कैरेक्टर जो जाते हैं वो यही जेनेटिक मटेरियल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये हो गई बहुत बेसिक बात। अब किसी केमिकल को, ये हो गई बहुत ही बेसिक बात। अब अगर किसी केमिकल को आपको ऐसा बोलना है कि ये केमिकल एक जेनेटिक मटेरियल है, तो क्या कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स होंगे जिनको अगर हम चेक कर दें कि हाँ ये पॉइंट फॉलो कर रहा है ये केमिकल, हाँ ये जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, ये फॉलो कर रहा है, हाँ हो सकता है, ये फॉलो कर रहा है, हाँ हो सकता है। तो बिल्कुल, तो ऐसे 4 पॉइंट्स जेनेटिक्स में बोले जाते हैं। ठीक है, ऐसे 4 पॉइंट्स जेनेटिक्स में बोले जाते हैं। अगर कोई भी केमिकल उन 4 पॉइंट्स को फॉलो कर रहा है तो वो जेनेटिक मटेरियल बनने के लिए कैपेबल है। ठीक, देखिए तो 4 पॉइंट्स
that a genetic material should abide तो 4 पॉइंट जो एक जेनेटिक मटेरियल को फॉलो करने होते हैं तभी हम उसे जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, अदरवाइज वो जेनेटिक मटेरियल नहीं कहलाता। तो सबसे पहला पॉइंट, क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि वो केमिकल अपनी खुद की कॉपीज बना पाए। ठीक है, यानी कि मान लो ये एक केमिकल है, तो ये केमिकल अपनी खुद की कॉपीज बना पाए। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये है। तो पहला पॉइंट क्या है कि इट शुड मेक इट्स ओन कॉपीज। तो अपनी खुद की कॉपीज वो बना पाए, एग्जैक्ट कॉपीज वो बना पाए। और इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिका मतलब है अपने जैसा एक और। ठीक है, तो अगर एक केमिकल अपनी खुद की कॉपीज बना लेता है तो उसने एक पॉइंट पा लिया जेनेटिक मटेरियल बनने के लिए। ठीक है, तो उसकी इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो एक जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी उसके पास क्या होनी चाहिए? उसके पास होनी चाहिए कि वो अपनी कॉपीज बना पाए, रेप्लिकेशन कर पाए। दूसरा जो पॉइंट जेनेटिक मटेरियल बनने के लिए एक केमिकल के पास होना चाहिए वो है उस केमिकल के अंदर स्ट्रक्चर और यानी उसके अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए। हम ऐसा बोलेंगे, इट मस्ट बी स्टेबल केमिकली एज वेल एज स्ट्रक्चरली। ठीक है, जल्दी से एकदम कोई रिएक्टिव मॉलिक्यूल ना हो वो कि जिससे पा रहा है उससे रिएक्शन कर ले रहा है। ठीक है, ये नहीं कि बार बार अपने स्ट्रक्चर में चेंज कर दे रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो एक केमिकल को अगर जेनेटिक मटेरियल बनना है तो उसको उसके केमिकल नेचर में भी और उसके स्ट्रक्चरल नेचर में भी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो इट शुड बी structurally and chemically स्टेबल। तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए उसमें, केमिकल नेचर में भी और स्ट्रक्चर में भी। तीसरा पॉइंट देखो, यहां सेकेंड पॉइंट में हमने बात करी स्टेबिलिटी की। ठीक है, लेकिन अब एक बात बताओ, अगर वो टोटली स्टेबल हो गया यानी उसके केमिकल नेचर में कभी चेंज नहीं आया, तो जैसा एक जेनेटिक मटेरियल है वो तो वैसा ही रहेगा। ठीक है, यानी सारे ऑर्गेनिज्म एग्जैक्टली एक जैसे हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अलग अलग टाइप के हैं। और ये अलग अलग टाइप के क्यों हैं? क्योंकि इवोल्यूशन नाम का प्रोसेस चल रहा है। और इवोल्यूशन प्रोसेस होने के लिए जेनेटिक मटेरियल में धीरे धीरे और स्टेबल चेंजेस आने चाहिए। यानी चेंज हुआ, अब वो चेंज होने के बाद दूसरा चेंज, फिर तीसरा चेंज, चौथा चेंज तुरंत नहीं होना चाहिए। एक चेंज हुआ, स्टेबल होने दो उस चेंज को। ठीक है, फिर अगला चेंज होगा, फिर स्टेबल होगा, फिर अगला चेंज होगा, फिर स्टेबल होगा। यानी चेंजेस आए जेनेटिक मटेरियल में, लेकिन वो चेंजेस बहुत फास्ट नहीं आए, स्लोली आए। ठीक है, जिससे कि एवोल्यूशन हो पाए और नए नए ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे प्रोड्यूस होते रहे। ठीक, तो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक जो एक जेनेटिक मटेरियल में होना चाहिए
वो होता है कि इट शुड अंडरगो स्लो एंड स्टेडी चेंजेस, स्लो एंड स्टेडी चेंजेस। और आपको बता दूं कि ये चेंजेस ज्यादातर एक प्रोसेस की वजह से आते हैं जिसे हम बोलते हैं म्यूटेशन। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं म्यूटेशन, जिसको हम लोग डिटेल में आगे अपने 12th क्लास के जेनेटिक्स जब पढ़ेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इट शुड अंडरगो स्लो एंड स्टेडी चेंजेस। और ये चेंजेस ज्यादातर किस प्रोसेस की वजह से आ रहे होते हैं? म्यूटेशन की वजह से आ रहे होते हैं। अच्छा, अब ये स्लो एंड स्टेडी चेंजेस आना क्यों जरूरी है? ये स्लो एंड स्टेडी चेंजेस आना क्यों जरूरी है? ये स्लो एंड स्टेडी चेंजेस आना इसलिए जरूरी है जिससे अर्थ पे इवोल्यूशन का प्रोसेस लगातार चलता रहे, ये रुक ना जाए। ठीक है, तो इट शुड अंडरगो स्लो एंड स्टेडी चेंजेस फॉर फेवरिंग द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। ठीक, और चौथा और लास्ट पॉइंट क्या होना चाहिए एक केमिकल के अंदर जिससे वो जेनेटिक मटेरियल बन पाए? तो चौथा और लास्ट पॉइंट जो एक केमिकल के अंदर होना चाहिए वो ये है कि एक केमिकल अगर वो जेनेटिक मटेरियल बनना चाहता है, ठीक है, तो वो एक्सप्रेसिव हो। तो वो कैसा हो? एक्सप्रेसिव हो, यानी एक्सप्रेस कर पाए। वो केमिकल एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना पाना चाहिए जो प्रोडक्ट से कोई ना कोई एक्सप्रेशन आ रहा है, कोई ना कोई कैरेक्टर आ रहा है। कहने का मतलब देखिएगा, एक जेनेटिक मटेरियल एक केमिकल है। ठीक, एक जेनेटिक मटेरियल एक केमिकल है, आपको पता है। तो ये जेनेटिक मटेरियल कुछ तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस करे, ठीक है, कुछ तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस करे, ठीक, कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस करे जिन केमिकल रिएक्शंस के बाद एक प्रोडक्ट बने, जिस केमिकल रिएक्शंस के बाद एक प्रोडक्ट बने और ये प्रोडक्ट से कोई कैरेक्टर आ रहा हो बॉडी की। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट से कोई कैरेक्टर आ रहा हो बॉडी में। ठीक, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को, इस पर्टिकुलर एक्टिविटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल को हम लोग बोलते हैं उसका एक्सप्रेशन। ठीक, हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं इसका एक्सप्रेशन। तो जेनेटिक मटेरियल एक्सप्रेसिव होना चाहिए। और ये एक्सप्रेशंस किसको फॉलो कर रहे होंगे? ये एक्सप्रेशंस मेंडल ने जो लॉज बनाए थे, मेंडल ने जो इनहेरिटेंस पैटर्न बताया है, उनको फॉलो करना चाहिए, मेंडल को फॉलो करना चाहिए। तो याद रखें, वो पॉइंट में नॉन मेंडेलियन लिख देता है, तो मेंडेलियन कैरेक्टर्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा मैं यहां पे पॉइंट लिख रहा हूं, तो इट शुड एक्सप्रेस अकॉर्डिंग टू द इनहेरिटेंस पैटर्न शोन बाय मेंडेलियन कैरेक्टर्स। तो मेंडेलियन कैरेक्टर जिस पैटर्न से इनहेरिट होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं, उन्हीं पैटर्न से इस केमिकल को भी एक्सप्रेस करना चाहिए। ठीक है, तो ये मेंडेलियन कैरेक्टर याद रखना, यहां पे तुमसे वो गलती करवाता है। ठीक, तो अगर ये 4 पॉइंट किसी केमिकल में है, अगर ये 4 पॉइंट कोई केमिकल शो करता है, तो वो केमिकल जेनेटिक मटेरियल की कैटेगरी में आ सकता है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, तो ये जो चारों पॉइंट हैं
ये चारों पॉइंट जो केमिकल शो करेगा वो एक जेनेटिक मटेरियल कहलाएगा। एंड ऑल दीज पॉइंट्स आर शोन बाय न्यूक्लिक एसिड। तो ये चारों पॉइंट न्यूक्लिक एसिड शो करते हैं। न्यूक्लिक एसिड बोले तो आरएनए एंड डीएनए। तो आरएनए एंड डीएनए दोनों ही ये पॉइंट को शो करते हैं। तो दोनों ही एक तरीके से जेनेटिक मटेरियल की कैटेगरी में आ सकते हैं। दोनों ही एक तरीके से जेनेटिक मटेरियल की कैटेगरी में आ सकते हैं। लेकिन अभी हम आगे पढ़ेंगे, जो आरएनए है वो लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू डीएनए। वो डीएनए के कंपैरिजन में स्टेबल कम है। ठीक, तो इट इज लेस स्टेबल एज कंपेयर्ड टू डीएनए। इतना आप जान लीजिए। इसलिए जो जेनेटिक मटेरियल हमारे अंदर स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को, ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल हमारे अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है वो डीएनए है। और जब डीएनए को एक्सप्रेस करना होता है तो वो आरएनए में चेंज होता है, क्योंकि एक्सप्रेस करने के लिए केमिकल रिएक्शन चाहिए। आपको पता है कि नहीं? अभी जस्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, क्योंकि एक्सप्रेशन डीएनए कब करेगा? जब वो केमिकल रिएक्शंस करे। और ज्यादा रिएक्टिव कौन है? आरएनए। तो डीएनए आरएनए को ये काम दे देता है। कैसे? डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट होकर के। ठीक, तो आरएनए लेस स्टेबल है, इसलिए ये एक्सप्रेशन के टास्क में डायरेक्ट इन्वॉल्व है। डीएनए ज्यादा स्टेबल है, इसलिए डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए ज्यादा कैपेबल है। ठीक है, तो एज इट इज more stable, therefore it is perfect to store genetic information। ठीक है, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए डीएनए परफेक्ट है, और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने के लिए आरएनए परफेक्ट है। इसलिए जब तक कि इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है तो डीएनए के फॉर्म में है, एक्सप्रेस करना है तो डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होगा और आरएनए एक्सप्रेशन करवाएगा आगे। ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से हमने देखा कि 4 पॉइंट्स हैं जो कि एक केमिकल के अंदर होंगे अगर, तो वो केमिकल जेनेटिक मटेरियल कहलाएगा। और ये चारों पॉइंट हमारे न्यूक्लिक एसिड फॉलो करते हैं। न्यूक्लिक एसिड में बोथ आरएनए एंड डीएनए फॉलो करते हैं, लेकिन जो हमारा आरएनए है ये कम स्टेबल है, इसलिए एक्सप्रेशन के लिए अच्छा है, और जो डीएनए है वो ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए अच्छा है। क्लियर? के अंदर है, बट मैंने डीएनए को एक सेपरेट सीरीज में यहां पे कवर कर रहा हूं मैं। वो इसलिए क्योंकि डीएनए की सारी इंफॉर्मेशन आपको एक जगह पे इकट्ठा आपकी नोटबुक में मिलनी चाहिए। ठीक है, आप थोड़ा डीएनए यहां से पढ़ोगे, थोड़ा डीएनए आप चैप्टर 7 से पढ़ोगे, थोड़ा डीएनए आप चैप्टर 13 से पढ़ोगे, थोड़ा 22 से पढ़ोगे, तो थोड़ा थोड़ा बार बार पढ़ने से मजा नहीं आएगा। एक बार पढ़ के पूरा एक जगह पे रख देंगे, जब भी रिवाइज करना होगा तो इसी जगह से रिवाइज करके खत्म करेंगे डीएनए को। ठीक है, क्लियर? तो चलिए अब अपने डिस्कशन को, तो अजय पांडे बोल रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए एंड आरएनए अगेन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आगे जब मैं एक पॉइंट डिस्कस करूंगा आपके साथ तो यहां पे वो पॉइंट कवर हो जाएगा। ठीक है, देखिए देखो, डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल में ही हम ये पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, इसे हम बोलते हैं सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ।
ठीक है, सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ यानी सेंट्रल आइडिया ऑफ लाइफ, लाइफ किस बेसिस पे चल रही है वो देख लीजिए यहां पे ध्यान से मेरे साथ। सबसे पहले तो जो जेनेटिक मटेरियल हम सभी के अंदर प्रेजेंट है वो डीएनए है, इतना ध्यान दीजिए। ठीक, अब डीएनए पहला पॉइंट कवर करता है, कैसे? डीएनए अपनी कॉपीज खुद बना सकता है, तो हम उसको इस तरीके के एरो से दिखाते हैं। तो डीएनए अपनी कॉपीज खुद बना सकता है, इसे हम बोलते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन। इसे हम बोलते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन। बाद में डीएनए जो होता है, अब इसको बोला गया कि भाई एक्सप्रेस करो, इसे बोला एक्सप्रेस करो। तो जब डीएनए को एक्सप्रेस करना है तो वो आरएनए बनाएगा। अच्छा, एक बात ये बताओ कि अगर मुझे एक केमिकल रिएक्शन करवानी है, अगर मुझे एक केमिकल रिएक्शन करानी है तो इसके लिए जो केमिकल मेरे पास हो वो स्टेबल होना चाहिए या लेस स्टेबल होना चाहिए। अगर मुझे एक केमिकल से एक केमिकल रिएक्शन करानी है तो मेरे पास स्टेबल केमिकल होना चाहिए कि लेस स्टेबल? भाई स्टेबल केमिकल होगा तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, तो मेरे पास 100% है। कैसा केमिकल होना चाहिए? तो मेरे पास लेस स्टेबल केमिकल होना चाहिए। तो डीएनए तो स्टेबल है, चुपचाप बैठा रहेगा जब तक इसे कुछ बोला नहीं जाएगा। तो अब इसको बोला गया एक्सप्रेस करो, एक्सप्रेस करने के लिए लगेंगी रिएक्शंस। तब डीएनए बोलेगा रिएक्शन करने का काम मेरा नहीं है, तो डीएनए क्या बनाएगा? डीएनए से बनेगा फिर आरएनए। डीएनए से क्या बनेगा? डीएनए से बनेगा फिर आरएनए। डीएनए से बनेगा फिर आरएनए, ठीक है, डीएनए से बनेगा फिर आरएनए। अब आरएनए केमिकल रिएक्शंस करवा के बनाएगा प्रोटीन, और ये जो प्रोटीन है ये हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स देते हैं। ठीक है, यही प्रोटीन्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर्स। इन्हीं प्रोटीन से क्या आते हैं? कैरेक्टर्स। ठीक, तो इस तरीके से डीएनए एक्सप्रेस करता है। ठीक है, इस तरीके से डीएनए जो है वो एक्सप्रेस करता है। और डीएनए से आरएनए बनने वाले जो टास्क है इसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बनने वाला जो टास्क है इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। हम सब में ऐसा ही होता है। ठीक है, हम सब में ऐसा ही होता है सेंट्रल डोगमा। क्लियर? लेकिन कुछ वायरस होते हैं, ठीक है, कुछ वायरस होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं रेट्रोवायरस। तो रेट्रोवायरस का जो जेनेटिक मटेरियल उनके पास पहले से प्रेजेंट है वो है आरएनए। ठीक है, वो है आरएनए। तो रेट्रोवायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो है आरएनए। उनमें ऐसे नहीं हो सकता ना एक्सप्रेशन, तो उनमें क्या होता है? पहले आरएनए से क्या बनता है? डीएनए। उनमें पहले आरएनए से क्या बनता है? डीएनए, और फिर डीएनए से वापस आरएनए, प्रोटीन एंड कैरेक्टर्स आते हैं। ठीक, तो यहां पे मैं एक काम करता हूं, इस पर्टिकुलर एरो को एक अलग कलर से बना के आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो प्रोसेस है ये वाला, इट इज फाउंड इन रेट्रोवायरस, जिसमें क्या होगा? आरएनए होगा एज ए जेनेटिक मटेरियल। जिसमें क्या होगा? आरएनए होगा एज जेनेटिक मटेरियल। और वो आरएनए से डीएनए क्यों बना पाते हैं? बिकॉज दे हैव ए एंजाइम। ठीक है, दे हैव ए एंजाइम कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, उनके पास एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, जिसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। नेचर है, नेचर में वैरायटी है, तो एक वैरायटी आपको रेट्रोवायरस में दिख रही है जो अपनी लाइफ एक अलग ही ढंग से चला रही है। ठीक है, बाकी सब में यही होता है। ये व्हाइट लाइंस जो हैं वो बाकी सब के लिए हैं,
और जो रेट्रोवायरस है वो एक अलग ही ढंग से अपनी लाइफ में एक्सप्रेशन करते हैं। वो ये है जहां पे पहला प्रोसेस क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को टेमिनिज्म भी बोला जाता है। ठीक, इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को टेमिनिज्म भी बोला जाता है क्योंकि इसको डिस्कवर किया था जो साइंटिस्ट ने, उनका नाम था बेल्टीमोर एंड टेमिन। दो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, बेल्टीमोर एंड टेमिन, तो इसलिए इसको टेमिनिज्म भी बोलते हैं इस प्रोसेस को। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा हमारी लाइफ ऐसे चलाता है डीएनए। ठीक, तो यहां पे हमने कंप्लीट डिस्कशन कर दिया है डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। अब आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं या मुझे कॉल करके ही पूछ सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी और डीएनए या न्यूक्लिक एसिड एज ए जेनेटिक मटेरियल क्या है वो डिस्कस कर लिया है। अब हम कल के लेक्चर से स्टार्ट करेंगे डीएनए को एज ए केमिकल स्ट्रक्चर समझना, यानी डीएनए की कंप्लीट केमिस्ट्री बहुत ही परफेक्ट तरीके से हम यहां पे समझेंगे कल के लेक्चर से, जहां पे 1% गलती होने के चांसेस आपसे नहीं रहेंगे। और फॉर श्योर ये जो लेक्चर सीरीज है, इस लेक्चर सीरीज से आप इतना मान के जाइए, चाहे तो आप लिख लीजिए अभी भी, कि कम से कम 3 क्वेश्चंस आपको नीट के अंदर मिलेंगे फॉर श्योर 100%। ठीक है, तो इसको इसी मन लगा के पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही है। जो भी प्रॉब्लम रहेगी आप डिस्कस करिएगा। थैंक यू।